दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैं बात कर रहा था इसके पहले की वीडियो में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाओं के संबंध में हमने पहला वीडियो देखा था और उसी का दूसरा आगे का भाग इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। और इसमें शैक्षणिक महत्व क्या होता है, जैसे पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल दिया जाता है, भाषा को सीखने व सिखाने के लिए विशेष उपयोगी होता है, आदतों के निर्माण के लिए विशेष उपयोगी होता है। सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है और इस प्रकार बालकों में प्रेम व घृणा का विकास होता है। भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलो का प्रयोग की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग को 3 चरणों में पूरा किया था। इस प्रयोग में कुत्ते को स्वचालित यंत्र द्वारा भोजन दिया जाता था। पहली बार स्वाभाविक उद्दीपन होने अर्थात भूख लगने पर भोजन दिया, जिसके प्रति कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया की और उसके मुख से लार प्रवाहित हुआ। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया और एक निश्चित समय पर प्रतिदिन घंटी बजाने के कुछ मिनट के बाद कुत्ता को भोजन दिया जाता था। भोजन को देखकर कुत्ते की लार टपकती थी। कुछ दिन बाद यह देखा गया कि भोजन के लिए घंटी बजाते ही कुत्ते की लार टपक रही थी। इस प्रयोग द्वारा पावलो ने निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन यानी उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। इसे अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। और वाटसन का प्रयोग देखते हैं हम यहाँ पे कि वाटसन ने अपनी पत्नी रेनर के साथ 1920 में, आप देखिए थॉर्नडाइक ने 1903 में, पावलो ने 1904 में और वाटसन ने 1920 में मिलकर अपने पुत्र अल्बर्ट 11 माह का था उस पर प्रयोग किया। अल्बर्ट के सम्मुख बालों वाला खरगोश दिया गया। उसके बालों पर हाथ रखना उस बालक को अच्छा लगता था। कुछ समय बाद वाटसन ने उस खिलौनों में डरावनी ध्वनि डाल दिया। बालक जब उस खिलौनों को छूता था तो डरावनी ध्वनि निकलती थी। परिणाम स्वरूप बालक अल्बर्ट डर कर रोने लगता था। कुछ समय बाद यह देखा गया कि अल्बर्ट को जब भी कोई बालों वाली वस्तु दी जाती तो अल्बर्ट डर कर रोने लगता। यह सब अनुबंधन के कारण होता है। शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग के बारे में हम बात करेंगे कि अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजना के कारण स्वाभाविक या प्रकृति उत्तेजना की समान हुई प्रतिक्रिया को संबद्ध प्रतिक्रिया या संबद्ध सहज क्रिया कहते हैं। दूसरा, जो क्रिया लार का गिरना स्वाभाविक उद्दीपन भोजन के प्रति हो रही थी, वह क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपन यानी घंटी के प्रति होने लगी। इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे अनुबंधन कहते हैं। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित यानी उद्दीपक घंटी जो है उसको ही प्रस्तुत किए जाने पर अंतोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाएगा। स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत क्या है, इस पर भी हम बात करते हैं कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत का मुख्य आधार थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया प्रभाव का नियम था। जो थॉर्नडाइक महोदय ने प्रभाव का नियम दिया है उसी के आधार पर अमेरिका के वैज्ञानिक B.F. स्किनर ने भी यह सिद्धांत दिया। एक शिक्षार्थी या विद्यार्थी व्यक्ति को किसी अनुक्रिया या व्यवहार के बाद संतोष की अनुभूति होती है तो उसे वह दोहराना चाहता है, और जब किसी अनुक्रिया के बाद असंतोष का अनुभव होता है तो शिक्षार्थी उस क्रिया को नहीं दोहराना चाहता। इस प्रकार ऐसे व्यवहार में उत्तेजना और अनुक्रिया का बंधन कमजोर हो जाता है। यह नियम स्किनर के क्रिया प्रसूत और अनुबंधन का आधार है। क्रिया प्रसूत का अर्थ उस कार्य से है जो शिक्षार्थी सीखते समय करता है। सीखने के लिए शिक्षार्थी को अपने परिवेश के प्रति जागरूक रहना पड़ता है। और स्किनर के प्रयोग की बात कर लेते हैं कि स्किनर ने 1930 में सफेद चूहों पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किया 1903 में, पावलो ने किया 1904 में, वाटसन ने 1920 में और स्किनर ने 1930 में चूहों पर प्रयोग किया था। स्किनर ने एक ध्वनि विहीन बॉक्स बनाया जिसमें एक लीवर को दबाने से भोजन के कुछ दाने आ जाते थे। एक चूहे को स्किनर ने बॉक्स में रख दिया तो उस चूहे ने बॉक्स में उछल
कूद मचाना शुरू कर दिया। उसी उछल कूद में लीवर दब गया और भोजन के दाने चूहे को मिल गए। चूहा फिर इधर उधर घूमते हुए लीवर को दबा देता तो उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती। धीरे धीरे वह लीवर को दबाना सीख जाता है, क्योंकि लीवर के दबाने से उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है। चूहे द्वारा की गई प्रतिक्रिया का अध्ययन करने पर पाया गया कि चूहे को प्रत्येक बार लीवर दबाने में पिछली बार से कम समय लगा और कुछ समय बाद वह तुरंत लीवर दबाना सीख गया। इसका प्रमुख कार्य अनुक्रिया तथा पुनर्वलन की पुनरावृत्ति को बल देता है। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन का जो शैक्षिक महत्व है उसकी बात करते हैं कि शिक्षार्थी को प्रभावी एवं शीघ्रता से पढ़ाने के लिए पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाना, शिक्षार्थी को उसके पढ़ाई के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना ताकि वह अपने परिणामों का मूल्यांकन कर सके और शिक्षण में सुधार कर सके। यह थे सिद्धांत और इनकी हमने बात की है अभी। और इन्होंने कहा कि अभिक्रमित अधिगम के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। सक्रिय पुनर्वलन में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। देखते हैं अब कॉहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो कॉहलर ने सूझबूझ अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया है। मूल रूप से यह सिद्धांत गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक जैसे वर्दाइमर, कोफका तथा लेविन ने की देन है। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप से किसी आकृति को समझने से है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कॉहलर ने एक प्रयोग किया था। और कॉहलर का क्या प्रयोग, इसकी बात करते हैं। कॉहलर ने एक भूखे चिंपांजी को एक कमरे में बंद किया था। कमरे की छत में कुछ केले इस प्रकार लटका दिए थे कि चिंपांजी की पहुंच से बाहर थे। कमरे में कुछ दूरी पर 3-4 खाली बॉक्स भी रखे गए। चिंपांजी ने उछल कर केले लेने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात फर्श पर रखे खाली बॉक्सों को देखकर चिंपांजी उनको केले के नीचे खींचकर लाता है और फिर एक के ऊपर एक को रखकर उस पर चढ़ गया तथा केले प्राप्त कर लिया। यह उसकी सूझ ही थी जिसके द्वारा उसे केले प्राप्त करने में सफलता मिली। चिंपांजी के समान बालक या विद्यार्थी जो है वो भी सूझ द्वारा सीखता, उनका कहना है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है उसकी बात करते हैं हम कि शिक्षार्थी के सामने पाठ्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए। शिक्षार्थी को बौद्धिक विकास के लिए अपनी सूझ का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और पाठ्यक्रम के सभी भागों को एक जगह रखने के लिए सूझबूझ तथा अंतर्दृष्टि प्रक्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षार्थी को पहले से पाठ की विषय वस्तु का ज्ञान हो तो वह अपनी सूझबूझ का बेहतर प्रयोग कर सकता है। लेविन का अधिगम संबंधी जो सिद्धांत है इसकी बात करते हैं हम कि अपने परिवेश में एक व्यक्ति या शिक्षार्थी किस प्रकार सीखता है, यह लेविन के अधिगम संबंधी सिद्धांत का आधार है। सीखना एक सापेक्षिक क्रिया है और उसके द्वारा एक शिक्षार्थी को नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। अगला देखते हैं शक्ति अभिप्रेरणा जीवन विस्तार तथा अवरोध। इस सिद्धांत की 4 अवधारणाएं हैं। एक शिक्षार्थी के सीखने की प्रतिक्रिया जो है प्रक्रिया नकारात्मक या सकारात्मक शक्ति से प्रभावित होती है। शिक्षार्थी जब किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर सीखता तो उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। एक शिक्षार्थी की आवश्यकताएं तथा योग्यताएं उसके परिवेश की सीमा से जुड़ी होती जिसे जीवन विस्तार कहते हैं। सीखने के क्रम में शिक्षार्थी का सामाजिक पारिवारिक परिवेश कई बार अवरोध खड़ा करता, जैसे परिवार द्वारा शिक्षार्थी को मनपसंद क्रिया में शामिल करने से रोकना जिसमें शिक्षार्थी अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रेरित नहीं हो पाता। इस सिद्धांत बालकों को अधिगम प्रक्रिया में उचित नियोजन व्यवस्था और प्रबंधन में सहायता करता है। कार्ल रोजर का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की भी बात करते हैं हम यहाँ पर कि प्रौढ़ शिक्षार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस अवस्था में प्रौढ़ शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए उन्होंने संज्ञानात्मक तथा अनुभवजन्य अधिगम की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। शिक्षार्थी अपनी रुचि अनुसार अनुभव लेता है तो उसकी संपूर्ण प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षार्थी के लिए अधिगम स्रोत तथा संसाधन की व्यवस्था करने में यह सिद्धांत सहायक होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने ये संपूर्ण सिद्धांतों की यहाँ पे बात की है क्योंकि बच्चों को अधिगम के जो
वैकल्पिक यहाँ पे बात करी है वह बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं क्या होती है, उन पर हमने आज चर्चा किया है इस वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक यह जानकारी पहुंचाएं।